बने हैं आज, और आज भी इंसानों के अंदर लगातार जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन चल रहा है। इंसान या फिर हर जीवित जीव में इवोल्यूशन चल रहा है, वो विकसित हो रहा है लगातार। पर ये बहुत धीमी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसे ऑब्जर्व करना एक इंसान के जीवन काल में संभव नहीं है। इसीलिए हम इसको बस थ्योरीज और सबूतों के आधार पर मानते हैं। क्योंकि डायनासोर के हमें कंकाल मिले हैं, तो हम मानते हैं कि ये थे, हमारे पूर्वजों के हमें कंकाल और बाकी निशानियां ऐसे हुआ है। लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। लेकिन हार्डी विनवर्ग कहते हैं कि विकास कब नहीं होगा, ये एक कंडीशन बताते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर 5 कंडीशंस अप्लाई हो जाएं, तो प्रकृति में जो लगातार इवोल्यूशन चल रहा है और चलता आया है, वो भी नहीं होगा। और वो ये एक काल्पनिक थ्योरी है, ऐसा सच में होता नहीं है। बट उन्होंने माना है कि अगर ऐसा होगा या ये 5 शर्तें अप्लाई हो जाएंगी, तो ये रुक जाएगी प्रक्रिया। कौन कौन सी? सबसे पहले, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होगा, यानी कि जैसे जीन पहली पीढ़ी में है, वैसे ही जीन अगली पीढ़ी में सेम टू सेम जा रहे हैं, कोई खास चेंजेस हो नहीं रही है, कोई बड़ा परिवर्तन किसी डीएनए में नहीं हो रहा है। दूसरा, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आवागमन, यानी कि किसी भी क्षेत्र की किसी भी आबादी में या पॉपुलेशन में कोई भी नया जीव नहीं आ रहा है, और ना ही उस पॉपुलेशन से कोई जीव बाहर जा रहा है। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त कहती है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो, अगर प्रकृति सिलेक्शन ना करे, यानी कि वो कमजोर जीवों को अपने आप से ना हटाए और ताकतवर या फिर अनुकूल जीवों को आने के लिए बढ़ावा ना दे। और चौथी शर्त है कि अगर रैंडम मेटिंग हो, यानी कि रैंडमली पॉपुलेशन में कोई भी दो प्राणी आपस में जनन करके संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, रैंडमली, यानी कि चुनने का अवसर ना हो किसी के पास, वो दो जीव यानी कि मेल और फीमेल एक बच्चा पैदा कर सकें रैंडमली, ये शर्त हो। और लास्ट शर्त ये है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, यानी कि उसके विलुप्त होने का खतरा बहुत कम हो, कि अगर कुछ लोग उससे खत्म हो भी जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, तब भी पॉपुलेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो अगर ये 5 शर्तें पूरी होती हैं, तो जैव विकास नहीं होता है, जैव विकास नहीं होता है, और ये कहते हैं हार्डी। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन अगर होता है, तो वो इन इस तोड़ देता है। देखो, नेचुरल सिलेक्शन उन इंडिविजुअल्स को चुनती है जिनके जीन्स उन्हें अधिक और प्रजनन करने की क्षमता देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? कि उन जीवों को चुना जाएगा, उन इंडिविजुअल्स को चुना जाएगा जिनके जीन्स अच्छे होंगे और जिनके जीन्स उनको प्रजनन करने की क्षमता देते हैं, यानी कि और ज्यादा संतान पैदा करने की क्षमता देते हैं, उनको चुना जाएगा। और कैसी संतान है? जो सक्षम हो जीवित रहने में। और इसका सीधा मतलब है कि कुछ एलील्स आगे की पीढ़ियों में ज्यादा जाने लगते हैं और कुछ कम, यानी कि जिन जीवों में जीन अच्छे होंगे, प्रजनन सक्षम होंगे, उनके जीन आगे बढ़ेंगे, जिनके नहीं होंगे उन वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब हार्डी वीनबर्ग की एक शर्त टूट जाती है, यानी कि अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया, यानी प्रकृति ने बढ़ावा दे दिया, कुछ जीवों का फेवर कर दिया, तो एक शर्त खत्म, नेचुरल सिलेक्शन वाली, और यहाँ पर जैव विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव विकास, जो कि होता ही है। जैव विकास, सॉरी, यहाँ पर जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर इनमें से कोई भी काम हो जाए। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी का इमेज है, जहां पर जैव विकास को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ये यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है। प्रकृति किन किन जीवों को क्या करती है? सेलेक्ट करती है। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मली क्या चलता है कुदरत में, वो देखिए। नॉर्मली ये होता है, ये एक ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको नॉर्मली, यानी कि एक चोट दिखाई दे रही है ग्राफ में। तो इसका मतलब है कि चोट का मतलब है, यहाँ पर प्रकृति उन जीवों को बढ़ावा देती है जिनमें मध्यम गुण होते हैं, है ना। मध्यम गुण होने का मतलब समझ लीजिए कि माना किसी क्षेत्र में चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग कलर की चिड़ियाएं हैं। तो माना कि ये चिड़िया, ये वाली चिड़िया सबसे ज्यादा रेड कलर की है, और दूसरी वाली चिड़िया बहुत ही कम, दूसरी वाली चिड़िया यहाँ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो चिड़ियाएं हैं उनका कलर क्या है? बहुत फीका है। और बाकी चिड़ियाएं हैं जो, उनका कलर यहाँ पर मीडियम है।
ये मीडियम, ये डार्क रेड और ये फीकी और ये मीडियम कलर की। तो प्रकृति में हमेशा मीडियम कलर की, अगर इसको साइज से समझे तो एक छोटी हाइट का इंसान, एक बड़ी हाइट का इंसान और एक ये मध्यम हाइट का इंसान। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, इसे इसे समझना ज्यादा आसान होगा। तो प्रकृति क्या करती है, नॉर्मली क्या होता है कि जो मीडियम करेक्टर होता है जिसके अंदर, यानी कि ना तो ज्यादा एक किनारे का लक्षण ना दूसरे किनारे का, इसको प्रकृति नॉर्मली क्या करती है, बढ़ावा देती है। अब लेकिन ये कंडीशंस बदलती हैं। तो नॉर्मल प्रक्रिया तो ये है, पर इसके अलावा और क्या-क्या होती है? तो जब स्टेबलाइजिंग कंडीशन आती है, तो मीडियम वाले को सबसे बढ़ावा दिया जाता है। देखो, जो मीडियम जिसको बढ़ावा मिल रहा था ना अभी तक, इस वाले को और बढ़ावा मिलता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रकृति में सर्वाइव करता है। इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग। ये कौन सा तरीका है नेचुरल सिलेक्शन का? स्टेबलाइजिंग। ठीक है। दूसरा तरीका है नेचुरल सिलेक्शन का, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका में दूसरे तरीके में होता है डायरेक्शनल। अब ये डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि किसी एक दिशा में, यानी कि इस समय मीडियम वाले को नहीं चुना जाएगा, बल्कि या तो लंबे वाले को या फिर छोटे वाले को, किसी भी एक को चुन लिया जाएगा। या तो इस किनारे के जीव या तो इस किनारे के जीव, यानी कि किसी भी दिशा में इस तरफ जा सकता है नेचुरल सिलेक्शन या फिर इस तरफ जा सकता है। ठीक है। अगर प्रकृति चाहेगी तो ये जीव ज्यादा सरवाइव करेंगे या फिर ये, और मध्यम वाले यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल, यानी किसी एक दिशा में, इस तरफ या फिर इस दिशा में। और तीसरा तरीका है नेचुरल सिलेक्शन का डिसरप्टिव। डिसरप्टिव यानी कि इस समय क्या होता है बच्चों, कि अगेन मीडियम वाले को इग्नोर कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ता, और सबसे किनारे वाले को, यानी कि सबसे एक्सट्रीम करेक्टर वाले को, यानी कि ये या तो बहुत लंबी हाइट या फिर यहाँ पर सबसे छोटे हाइट वाले को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में दोनों किनारों को बढ़ावा मिलेगा, एक किनारा और दूसरा किनारा, और बीच वाले को यहाँ पर कोई भी बढ़ावा नहीं मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव। तो यहाँ पर आपको दो किनारे दिख रहे हैं, तो दो किनारे के जीवों को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर किसी एक जीव का, यानी कि इस किनारे वाले का, यानी या फिर इस किनारे वाले का अगर सिलेक्शन ज्यादा होगा, इसको कहेंगे डायरेक्शनल। और स्टेबलाइजिंग में मीडियम वाले का सिलेक्शन सबसे ज्यादा होगा। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली भी मीडियम साइज वाले जीव का, अब यहाँ पर मैंने साइज का एग्जांपल लिया है, वो कलर हो सकता है, वो पाचन तंत्र, कोई भी लक्षण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हाइट ही हो, बस ये हम लक्षण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल सिलेक्शन को समझ लिया कि वो किस प्रकार से हार्डी वीनबर्ग के नियम को तोड़ता है, क्योंकि वो एक शर्त टूट जाती है जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा के आयोजन से पूर्व ड्रग के परीक्षण हेतु खिलाड़ियों के रुधिर तथा मूत्र के नमूने लिए जाते हैं। यानी कि जब भी आपने देखा होगा, ओलंपिक्स वगैरह देखे होंगे आपने, या फिर जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, उनमें ड्रग टेस्ट किया जाता है खिलाड़ियों का। ठीक है। उनके ब्लड और यूरिन का क्या करा जाएगा, सैंपल्स लिए जाएंगे और उनका टेस्ट किया जाएगा। इस प्रकार के, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रकार के परीक्षण क्यों किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं ये टेस्ट। दूसरा है, चलो पहले पहले वाले का आंसर देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ए का आंसर है, यानी कि क्यों किए जाते हैं ये टेस्ट, तो खिलाड़ी खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी मांसपेशियों की ताकत और बल्क और आक्रामकता बढ़ाने के लिए कुछ दवाओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर किसी खिलाड़ी ने चीटिंग करी है, यानी कि उसने अपनी मसल्स को इंक्रीज करने के लिए, उनकी जो पावर इनहेंस करने के लिए कोई दवाई ली है, या बल्क यानी कि अपने शरीर में वेट गेन करने के लिए कोई दवाई ली है, या फिर आक्रामकता है ना, यानी अपना एग्रेशन बढ़ाने के लिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, दवाई ली है, तो उसका टेस्ट करने के लिए उनकी यूरिन और ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। अगर वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने सच में दवाई ली है, तो उनको कंपटीशन से ऑब्वियसली बाहर कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आयोजक, यानी कि जो गेम करा रहा है, सामान्यतः जिन ड्रगों के लिए परीक्षण करते हैं उनके नाम लिखिए। यानी कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिनके लिए टेस्ट किए जाते हैं, कि इसने ये दवाई तो नहीं ली है, तो वो कौन सी दवाई है।
तो वो दवाई है कोकीन या फिर कोका, जिसको हम कहते हैं, जो कि एक नशीला पदार्थ भी है। इसके एल्कोलॉइड्स और दूसरा है कैनाबिनॉइड्स, यानी कि जो भांग के पौधे में मिलते हैं। तो इनका क्या करा जाता है, परीक्षण किया जाता है, जो कि नशीले पदार्थ के रूप में भी यूज होते हैं, और अगर इनका थोड़ा सा परिष्कृत किया जाए तो ये ड्रग्स के रूप में, यानी कि मसल पावर या फिर ह्यूमन स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए यूजली होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नशे के लिए यूज होते हैं। इनके थोड़े थोड़े रूप में अगर अंतर आ जाता है तो इनके काम भी अलग हो जाते हैं। तो ये इन दवाइयों का टेस्ट किया जाता है बच्चों, ठीक है। कौन कौन सी, कोकीन और कोकीन के एल्कोलॉइड और कैनाबिनॉइड्स, इन दो का टेस्ट किया जाता है कि कहीं ये दो दवाइयां तो नहीं है उनके खून या फिर यूरिन में। तीसरा क्वेश्चन है कि दो पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जिनसे इन ड्रग्स को प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये जो ड्रग्स मैंने अभी आपको बताई, ये किन पौधों से मिलती है, उनके वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक नेम बताइए। तो पहला है एरिथ्रोजाइलम, यानी कि एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, जो कि किसका नाम है, कोकीन के पौधे का नाम है। कोकीन के पौधे का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और कैनाबिनॉइड्स के पौधे, कैनाबिनॉइड जिस पौधे से मिलता है यानी भांग, उसका नाम होता है कैनाबिस। तो ये है इनके साइंटिफिक नेम, कोकीन के पौधे का नाम और कैनाबिनॉइड्स वाले पौधे का नाम है कैनाबिस। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसका ए पार्ट है कि हमारे शरीर में संश्लेषित संश्लेषित यानी कि जो सिंथेसिस होता है इंसुलिन, एली एली लिली नामक कंपनी द्वारा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का उपयोग करके संश्लेषित इंसुलिन से किस प्रकार भिन्न है, दोनों के बीच विभेदन कीजिए। कौन कौन से इंसुलिन के बीच इस ये अंतर पूछ रहा है। एक एक इंसुलिन है जो कि ह्यूमन बॉडी में बन रहा है नेचुरली, और दूसरा इंसुलिन है जिसको एक कंपनी एली लिली ने पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा बनाया है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया है, यानी कि इसको आर्टिफिशियली बना गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और ये हमारे शरीर में खुद से पैदा हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, यही पूछा गया है। यानी कि कुल मिला के नेचुरल और कंपनी से मिलने वाले प्रोटीन सॉरी इंसुलिन में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है, इंसुलिन हमारे शरीर के, जो हमारा नेचुरल इंसुलिन होता है, वो प्रो इंसुलिन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। यानी कि जो नेचुरल इंसुलिन है हमारी बॉडी में, उसे प्रो इंसुलिन के रूप में बनाया जाता है, जिसमें ए और बी पेप्टाइड के अलावा सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है। यानी कि इसमें ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है, और इसके अलावा इसमें सी पेप्टाइड भी है, ठीक है। जबकि जो एली लिली कंपनी ने केवल दो पेप्टाइड ए और बी के साथ कार्यात्मक रूप से इंसुलिन को संश्लेषित किया है। यानी कि ऑब्वियसली हमारे जो शरीर में होता है, हमारे शरीर में जो प्रो इंसुलिन बनता है उसमें एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड, जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को, यानी कि शर्करा के लेवल को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो एक पेप्टाइड यानी कि सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होता है नेचुरल इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। बी पार्ट है इस क्वेश्चन का 27 का कि आजकल जंतु स्रोत से निष्कर्षित इंसुलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। पहले बच्चों बहुत ज्यादा यूज किया जाता था एनिमल से निकाले गए इंसुलिन का। इंसुलिन जानते हो ना आप, एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए नेचुरली, और क्यों होना चाहिए, जो कि शुगर को कंट्रोल रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ऑब्वियसली डायबिटीज की बीमारी बहुत आम है जो इंडिया में वो हो सकती है, ठीक है। तो पहले जो इंसुलिन निकाला जाता था डायबिटीज के इलाज के लिए, जंतुओं से लिया जाता था, पर आजकल वो कम हो रहा है जंतुओं वाला यूज। क्यों? क्योंकि पशु स्रोतों से जो इंसुलिन मिलती है विदेशी प्रोटीन के लिए कुछ एलर्जी या अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा प्रक्रिया का कारण बन सकती है। विदेशी प्रोटीन मतलब हमारे शरीर की प्रोटीन। देखो, जो इंसुलिन जंतु से लिया है, यानी कि किसी और जीव के शरीर से निकाला गया है, उसके लिए हमारी प्रोटीन, यानी कि हमारा शरीर कैसा होगा, विदेशी प्रोटीन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो किसी और के शरीर का इंसुलिन है। तो वो हमारी प्रोटीन को कहेगा, हमारे शरीर को कहेगा विदेशी प्रोटीन, क्योंकि हमारा शरीर ऑब्वियसली प्रोटीन से बना है, और जिसके कारण उस इंसुलिन से हमारे शरीर में एलर्जी हो सकती है,
या अन्य प्रकार के प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं का कारण बन सकता है। इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी में गड़बड़ी आ सकती है और एलर्जी हो जाती है कई बार। किससे? ऐसे इंसुलिन से जो जंतुओं से प्राप्त किया गया है। इसीलिए इंसुलिन बैक्टीरिया से बड़ी मात्रा में और आसानी से प्राप्त किया जाता है। आजकल बैक्टीरिया का जो इंसुलिन है वो ज्यादा यूज हो रहा है, जो बैक्टीरिया से सिंथेसिस कराया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ए और बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ऐसी समष्टि के लिए क्वेश्चन नंबर 28 का ए है कि एक ऐसी समष्टि के लिए ग्राफीय आरेख बनाइए जो पोषण क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच गई हो। ओके, तो ऐसी समष्टि यानी कि नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि एक पॉपुलेशन है जिसमें पोषण क्षमता चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो उसके लिए कैसा ग्राफ बनाएं। तो वृद्धि के चरण देखिए। पहले शुरुआत में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। किसी भी एरिया में किसी भी जीवों को जो रह रहे हैं उस मतलब समझने का मतलब क्या है कि किसी विशेष एरिया में कुछ विशेष जंतु रह रहे हैं, तो शुरुआत में उनकी जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। यहाँ पर देखिए बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद घातांकी चरण आता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज आती है। यानी कि शुरुआत में किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। अब यहाँ पर एक जीव था, उससे दो जीव बने, फिर दो से चार बने, चार से आठ बने, तो धीरे धीरे और जब आठ जीव होंगे तो आठ के बाद 16, 32, 64, यानी कि फिर तेजी से बढ़ने लग जाएगी जनसंख्या। तो पहले जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर तेजी से बढ़ेगी ऐसे। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी रेट में जनसंख्या भी बढ़ रही है। यानी कि एक फैक्टर बढ़ता है तो उसी रेट में दूसरा फैक्टर भी जब बढ़ता है, तो इसको कहते हैं दूसरा टाइम बढ़ने के साथ साथ फैक्टर फिर तेजी से बढ़ने लग जाता है। ऐसे जे शेप बना लेता है, मतलब पहले धीरे धीरे और फिर अचानक से। ठीक है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ने की दर बढ़ेगी, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही पर तेज गति से बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बच्चों कि टाइम बढ़ रहा है और साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर ऐसा होता तो तब तो इस प्रकार का हमें लाइन मिलती, पर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है, पर साथ साथ वो तेजी से भी बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की दर भी बढ़ रही है ना। यानी कि बढ़ तो रही है पर तेज गति से बढ़ रही है। पहले जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी टाइम के साथ, तो दोनों चीजें बराबर चली थी। अब टाइम तो उसी स्पीड से चल रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ने की गति बढ़ चुकी है, तो इसलिए ये जी शेप बन गया है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखिए दूसरा, तो हमें तो ऐसी सृष्टि, ऐसी समष्टि का यानी कि ऐसे जीवों की संख्या का आरेख बनाना है जिनकी पोषण क्षमता चरम सीमा पर पहुंच गई हो। तो ये तो आप समझ गए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है किसी भी जीव की। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, पहले आती है लैग फेज। ठीक है, शुरुआत में जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती है, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। घातांकी चरण यानी फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि जनसंख्या फिर तेजी से बढ़ती है जैसे ये बढ़ती है। और फिर आता है स्थिर चरण यानी कि स्टेशनरी फेज, जब पर्यावरण की वाहक क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी की पूरी हो जाती है और तब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाती है, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। और ये किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के साथ भी होता है। देखो, जब प्रकृति में खूब खाना पीना था, जीव कम थे, तो धीरे धीरे जीवों ने अपनी संख्या बढ़ाई, बच्चे पैदा करना शुरू किया। अब क्या हुआ, जीव बहुत ज्यादा हो गए तो वो तेजी से बढ़े। ठीक है, फिर धीरे धीरे खाना और प्रकृति की क्षमता भी तो खत्म होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक सीमित एरिया में बढ़ते ही जाएंगे जीव, बढ़ते ही जाएंगे, नहीं, एक लिमिट होगी। तो जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि पर्यावरण की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी, जीवों के लिए आवास की कमी पड़ने लगेगी, भोजन की कमी पड़ने लगेगी, तो तब धीरे 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 क्या हो जाएगी, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि ना वो घटेगी और ना ही उसके बाद बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चे लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि एस शेप होता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि शुरुआत में होती है और जे शेप होती है। तो ये दोनों में अंतर है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में और लॉजिस्टिक ग्रोथ में। सिंपल अंतर क्या है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ का कर्व क्या होता है, जे शेप होता है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व क्या होता है, एस शेप होता है। यानी कि जे शेप ही बाद में जाकर क्या बना लेता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बना लेता है। यानी कि ये पहला चरण कह सकते हैं किसी भी जनसंख्या का बढ़ने का, और ये फाइनल या दूसरा अंतिम चरण कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आरेख बनाएगा जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी हो, ये है, ये कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है ना ये, तो ये वाला आपने यहाँ पर इमेज बनाना है, सिर्फ इतना। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको केवल इतना ड्रॉ करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
इसका बी पोर्शन देखते हैं 28 का। तो दो समष्टि वृद्धि वक्रों में से कौन सा वृद्धि वक्र अधिकतर समष्टियों के लिए अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है और क्यों? ठीक है, तो देखो, सबसे दो समष्टियों के वृद्धि वक्रों में से कौन सा वृद्धि वक्र, यानी कि सबसे अच्छा जो ग्रोथ का वक्र यानी कि कर्व होता है, वो सबसे बढ़िया कौन सा होता है? तो बच्चों वही लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र जो अभी हमने ऊपर देखा था, जो एस शेप होता था। तो कोई भी दो समष्टि वृद्धि वक्र, मतलब आप कोई भी बना देंगे, किसी भी समष्टि ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट जो उसकी ग्रोथ को दिखाता है, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही या वक्र ही होता है, जिसके और भी नाम है, विरुहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि, संभार तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र, या फिर इसको सिग्मॉइड वृद्धि वक्र भी कहते हैं। चूंकि अधिकांश प्राणियों की आबादी के लिए विकास के लिए संसाधन सीमित हैं और जल्दी जल्दी या बाद में सीमित हो जाते हैं, तो इसलिए यही काम करता है। अब बोलेंगे आप कि सर ये वाला ग्राफ क्यों काम नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला, कि ये जीवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी और फिर बढ़ती गई तेजी से। अरे ये इसलिए नहीं होता, या फिर इसलिए ये सबसे यथार्थ यानी वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक टाइम बाद कभी ना कभी आप चाहे कितनी ग्रोथ कर लेंगे, एक बार तो कैपेसिटी आ ही जाएगी नेचर की, यानी कि जीवों में भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए कंपटीशन होने लगेगा। उसके बाद जैसे अपने देश को लगा लीजिए, एक टाइम बाद, या चाइना है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, पर जब जगह की कमी होने लग गई, खाने की कमी पड़ने लगी देश में, तो लोगों ने कम बच्चे पैदा करना शुरू किया, क्योंकि भाई आप उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हो जाती है, धीरे धीरे जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जैसे अभी चाइना की हो चुकी है और हमारी भी होने वाली है। तो सबसे जो रियलिस्टिक दिखाता है, रियलिस्टिक डेटा देता है किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ का, वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि एस शेप कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। यह वक्र सबसे पहले विरहस्ट और पर्ल ने बताया था। ये दो वैज्ञानिक हैं, विरहस्ट और पर्ल, इन दो वैज्ञानिकों ने बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसे एस आकार यानी कि सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एस शेप बनाता है। यह बताता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में जनसंख्या अनंत तक नहीं बढ़ सकती। ये बताता है कि आप जनसंख्या को अनंत तक नहीं बढ़ा सकते, कभी ना कभी उसकी लिमिट आएगी। ठीक है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, क्योंकि दुनिया में जगह सीमित है, दुनिया में भोजन सीमित है, तो इसलिए कभी ना कभी ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे कि बाइक का होता है ना बच्चे, आप एक लिमिट तक ही उसकी रेस को बढ़ा सकते हैं, कभी ना कभी क्या आएगी, लिमिटेशंस आ जाएंगी। वैसे ही है जनसंख्या का क्रम भी। इसके सी पोर्शन को देखते हैं। अब ऐसी समष्टि के लिए, यानी कि एक निश्चित स्थान में जीवों की जो संख्या है, उसके लिए अगर स्रोत सीमित न हो, असीमित हो, यानी कि खाना भी अनलिमिटेड, रहना भी अनलिमिटेड हो जाए, ये कल्पना करने वाली बात है सिर्फ। अगर ऐसा हो जाए, तो उस समष्टि का वृद्धि वक्र कैसा होगा, तो ये तो आप जान ही सकते हैं, जे शेप होगा, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी कि शुरुआत में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर तेजी से बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, और ये लिमिट को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है, न जगह की, न भोजन की, न रहने की। तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और फिर बढ़ती ही जाएगी, जो कि एक काल्पनिक विचारधारा है। ऐसा वास्तव में होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए और दोनों ग्राफ, जे से और एस से का मतलब भी जान चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि के हैं ये ग्राफ। ठीक है, ओके। अब इसमें एक समीकरण भी है, इसमें समीकरण भी पूछिए, देख लेते हैं अगर समीकरण पूछिए। हाँ, इसका समीकरण लिखिए, किसका, जे शेप अगर कर्व बन रहा है, तो उसका समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो इसका समीकरण होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, या फिर इसको लिख सकते हैं हम dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी एन, या फिर एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, अब चित्र की व्याख्या देख लीजिए, जो अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए चित्र बनाया है, उसमें जो एक्स एक्स है, ठीक है, वो टाइम के लिए है, यानी कि ये वाला वाई एक्स है जो
वो पॉपुलेशन का साइज दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर है पॉपुलेशन का साइज, यहाँ पर है टाइम। जब संसाधन अनलिमिटेड है यानी कि रिसोर्सेज, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, पहले धीरे धीरे और फिर अचानक तेज गति से ये इस प्रकार से बढ़ती है। इसलिए जे शेप अक्सर बनता है, ठीक है, इसे जे शेप्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। अब ये है समीकरण जो मैंने अभी आपको पढ़कर दिखाई, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। तो समीकरण के आपको यहाँ पर 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, जहां dn अपॉन dt है समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ साथ जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो है dn अपॉन dt। इसके बाद r का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि की दर, यानी कि किस वृद्धि से नेचुरली जनसंख्या बढ़ रही है। और अगला है एन, एन का मतलब है जनसंख्या का वर्तमान आकार, ठीक है। और इस प्रकार बनता है हमारा ये फॉर्मूला, जिसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, का मतलब बन रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर, यानी कि dn अपॉन dt वर्तमान जनसंख्या के आकार यानी कि n के समानुपाती या अनुपाती होती है। यानी कि अगर जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ेगी तो जनसंख्या का आकार भी बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल बात है, बस समीकरण में थोड़ा टेढ़ी लगती है। लेकिन अगर जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ेगी यानी कि वो तेजी से बढ़ना शुरू कर रही है, तो ऑब्वियसली जनसंख्या का आकार यानी कि n भी बढ़ेगा। बस यही मतलब है इसका। दूसरा जो रूप है dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी एन, इसका मतलब है b का मतलब है प्रति व्यक्ति जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, और d का मतलब है डेथ रेट, ठीक है। अब dn अपॉन dt तो हमने देख ही लिया था, जनसंख्या वृद्धि की दर थी यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है इस समीकरण में। तो पॉपुलेशन की वृद्धि दर यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की दर जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन के बढ़ने की दर है, यानी कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में जन्म दर ज्यादा होगी और मौतें कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और कम लोग मरेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो यही यही इसका मतलब है कि जनसंख्या तब बढ़ती है जब जन्म ज्यादा होता है किसी भी एरिया में और मृत्यु कम होती है। ये तो आपको नॉर्मली भी समझ में आ गया होगा। भाई अगर पैदा कम होंगे लोग और मरेंगे ज्यादा तो जनसंख्या कम हो जाएगी, लेकिन अगर पैदा ज्यादा होंगे और मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। तीसरा तो भी फटाफट देख लेते हैं, एन टी बराबर एन नॉट ई का पावर आर टी, ठीक है। जहां एन टी का मतलब है समय, ठीक है, समय टी पर जनसंख्या, यानी कि टी समय पर क्या जनसंख्या है, यानी प्रारंभ है। और एन नॉट का मतलब है प्रारंभिक जनसंख्या, और टी मतलब इस समय जनसंख्या। ई का मतलब है 2.718, जो कि एक नियतांक है, इसको आप नियतांक मान लेंगे। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि बढ़ने की दर, और टी है समय, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकल कर आता है। तो इसका मतलब है कि समय टी के बाद यानी किसी एक निश्चित समय के बाद आबादी का आकार प्रारंभिक आबादी और वृद्धि दर के घातांकीय संबंध पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर इसका मतलब है कि अगर संसाधन अनियमित हो जाते हैं यानी कि अनलिमिटेड हो जाते हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, यानी कि अनलिमिटेड होती है। यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है, ये शुरुआत में धीरे धीरे फिर तेजी से बढ़ना शुरू होती है और फिर बढ़ती ही जाती है, यही इसका मतलब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 29 से लेकर 30 तक हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलो पहले केस पढ़ लेते हैं। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है जो भी आपको यहाँ पर ये पैरा दिया होगा, ठीक है बच्चों। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा उपागम है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक और विशिष्ट है, जिसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, जिसका अभिलक्षण है स्मृति। प्रतिरक्षी अणु किसी प्रतिजन के प्रति विशिष्ट होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी अणु निर्मित होते हैं। इनके चार उदाहरण हैं, IgA,
IgE, IgG तथा IgM। जब हमारा शरीर किसी रोगजनक से पहली बार सामना करता है तो इसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, तथा जब पुनः उसी प्रतिजन यानी कि रोगजनक से उसका सामना होता है तो उसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें इम्यूनिटी के बारे में यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में काफी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है। ये दो प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित। ठीक है। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर स्मृति भी काम करती है इम्यूनिटी में। दूसरा कि प्रतिरक्षी अणु यानी कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो किसी विशेष के लिए ही होते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी किसी विशेष रोग मतलब किसी विशेष पैथोजन को ही मारेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक एंटीबॉडी से सभी बैक्टीरिया या सभी वायरस को मार दिया। और ये चार प्रकार की होती है। कौन? एंटीबॉडीज चार प्रकार की होती है, ये भी बताया गया है। अब हमने इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलो इसको धीरे धीरे समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं के नाम लिखिए जो प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया को संपादित करते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक क्या है? प्राथमिक यानी कि जब पहली बार आप पे किसी चीज का अटैक होगा। ठीक है। यानी कि अच्छा, आपने कोविड के केस में याद होगा आपको कि अगर किसी को एक बार कोविड हो जा रहा था तो दूसरी बार उसको उतना इफेक्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि माना ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर एक बार किसी वायरस ने अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो ये व्यक्ति बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगा, इस वायरस को खत्म करेगा इसका शरीर। अब अगली बार अगर फिर से इस वायरस ने अटैक कर दिया तो इस बार तो इस व्यक्ति का शरीर इसे बहुत जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि ये इसे पहले भी हरा चुका है। अगर आप एक बार किसी मैच में किसी को हरा लेते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप दोबारा आसानी से हरा लेते हैं। तो जब पहली बार किसी रोगजनक से, किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी और रोगजनक से शरीर का सामना होता है तो उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है। और जब दोबारा तो उसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के नाम लिखिए जो प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रियाओं को संपादित करती हैं। यानी कि पहली बार जब कोई बैक्टीरिया शरीर में आए तो उस समय कौन कोशिका उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, और दूसरी बार कौन सी कोशिकाएं, ये कौन सी कोशिकाएं हैं जो पहली बार भी और दूसरी बार भी उसे खत्म करने का काम करती हैं। तो वो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, यानी कि हमारे श्वेत रुधिर कण जो होते हैं वो हैं, और ये किसी भी रोगजनक को खत्म करने का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षी अणु यानी कि जो एंटीबॉडी होते हैं माध्यिक प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। क्यों? यानी कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी है भाई, एंटीबॉडी के द्वारा जो प्रतिरक्षा होती है, एंटीबॉडी के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, उस इम्यूनिटी का नाम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं? ह्यूमरल मतलब हीम मतलब हीमोग्लोबिन, यानी कि रक्त की बात हो रही है यहाँ पर। तो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी कहते हैं इसको। क्यों? चलो देख लेते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि वाई इज द एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो रक्त में पाए जाते हैं, और रक्त होता है तरल। ठीक है। इसलिए इसलिए प्रतिरक्षी मध्यस्थता प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। यानी एंटीबॉडी तरल पदार्थ यानी कि ब्लड में मिल रहे हैं, तो इसलिए एंटीबॉडी द्वारा जो प्रतिरक्षा मिल रही है उसका नाम तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया रख दिया, या फिर ह्यूमरल यानी कि हीम यानी कि ब्लड इम्यून रिस्पॉन्स भी रख दिया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि एंटीबॉडी किसमें मिलते हैं? ब्लड में, इसलिए इसको ये कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सी पार्ट कहता है, क्वेश्चन है कि यदि समुचित उपयुक्त दाता से प्रतिरोपण अंग न प्राप्त किया जाए तो प्रतिरोपण सामान्यतः अस्वीकार या नकार कर दिए जाते हैं। प्रतिरोध को अस्वीकार करने के लिए हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट अभिलक्षण का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर लिखा गया है सी में कि उपयुक्त डोनर ना मिले तो प्रतिरोपण अंग यानी कि जो अंग हमें मिल रहा है, कुल मिलाकर अगर एक व्यक्ति है, इसका लीवर या किडनी खराब हो गया है, तो इसको बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति का लीवर या फिर किडनी चाहिए।
तो वो व्यक्ति जिसे चाहिए वो रिसीवर है, ये व्यक्ति जो देगा वो डोनर है, यानी कि दाता, और ये रिसीवर। तो अगर ये व्यक्ति का मैच नहीं हुआ, इस व्यक्ति का किडनी या लीवर अगर इसने इसको दिया है जो कि मैच नहीं हुआ, तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी, यानी कि सड़ा देगी कि भाई मुझे तेरा लीवर नहीं चाहिए, उसको खराब करना शुरू कर देगी, नकार देगी दूसरे के अंग को। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, यही पूछा गया है कि प्रतिरूप को, यानी कि उस अंग को अस्वीकार करने के लिए हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट अभिलक्षण का उल्लेख कीजिए। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है ऐसा? तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली स्व और गैर स्व, यानी कि और नॉन सेल्फ कोशिकाओं और अणुओं के बीच अंतर करने में सक्षम। तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहचान लेता है कि ये मेरे शरीर का भाग है या फिर मेरे शरीर का भाग नहीं है, और अगर उसे लगता है कि ये मेरे शरीर का भाग नहीं है तो वो कर देता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण, हमारे इम्यून सिस्टम के कारण। बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम का वैसे कभी इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा लगती है, तो बहुत ठीक कोशिश में हम गाँव प्रतिरक्षा नाम किए। तो किसी बाह्य अंग को हमारा शरीर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं, यानी कि दूसरे के दिए गए अंग को स्वीकार करने से मना कर देती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं हैं? और ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा प्रक्रिया, यानी कि टी लिम्फोसाइट शामिल है, यानी कि जो ये काम करते हैं वो कोशिकाएं हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो किसी दूसरे अंग को रिजेक्ट करते हैं वो क्या है? टी लिम्फोसाइट। और जब वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। ठीक है, ये दो नाम आपको यहाँ पर याद करने हैं। डी पोर्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा से किस प्रकार भिन्न है? शुरुआत में हमने पढ़ा भी था पैरा में यहाँ पर। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय। अब इसका अंतर यहाँ पर हमको पूछा गया है कि क्या अंतर है सक्रिय प्रतिरक्षा में और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। तो जब शरीर के भीतर प्रतिरक्षी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं उसको कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सिंपल तरीके से बताऊं तो माना किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति है जिसको कोई बैक्टीरिया अटैक कर लेता है। ठीक है, अब अगर इसको कोई बैक्टीरिया अटैक कर लेता है बच्चों, तो इसका शरीर उससे लड़ने के लिए धीरे 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 एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। यानी कि यहाँ पर इस व्यक्ति के शरीर ने मेहनत करके एंटीबॉडी बनाई है, सक्रिय रूप से एंटीबॉडी बनाई है, और तब जाकर उस बैक्टीरिया या वायरस को खत्म किया है। इसको कहते हैं बच्चों सक्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर सक्रिय रूप से खुद से स्वयं से अपने आप एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये धीमा होता है, यानी कि भाई टाइम लगेगा, नेचुरल चीजों को टाइम लगता है ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा धीमी होती है स्पीड इसकी सक्रिय प्रतिरक्षा की। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है बच्चों? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर क्या करता है, बनी बुनी एंटीबॉडी यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर में डाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और शरीर खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाता। अब ये व्यक्ति है, माना इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अब इस व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि दवाई खाए और उसके बाद सांप के जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाए। जितनी देर में ये एंटीबॉडी बनेगी तब तक इसके शरीर में जहर फैल जाएगा और ये व्यक्ति की मौत। तो इसको चाहिए कि कोई इसको बनी बुनी एंटीबॉडी जो पहले से ही तैयार है इसके शरीर में डाल दे। ठीक है, और ऐसा होता भी है। तो इसको कहते हैं जब शरीर कोई भाग नहीं देता एंटीबॉडी बनाने में, और बाहर से बिल्कुल एकदम तैयार एंटीबॉडी शरीर को दे दी जाती है, इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि शरीर ने उसमें सक्रिय रूप से बच्चों भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गई सक्रिय प्रतिरक्षा।
और इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और ये धीमी होती है जो सक्रिय होती है, और ये क्योंकि रेडीमेड है तो ये फिर तीव्र गति से होती है। अब बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की तरफ, और मेरे ख्याल से अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं। आज हम समय पे खत्म कर लेंगे अपना सेशन। तो अब तीसरी जो 30वां क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से है देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण को अनुलिपि कहते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण, यानी कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है माना। अच्छा, इसको मैं कलर से बना लेता हूँ। माना ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक मिनट, ठीक है। माना ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये है आरएनए का स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इस प्रक्रिया को, यानी कि जब डीएनए की सूचनाएं आरएनए पर छपती हैं तो इसे अनुलेखन कहते हैं। तो अगर डीएनए के कोड आरएनए पर जाएंगे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे बच्चों हम अनुलेखन। ओके, चलो इतना समझ गए। तो पूर्णता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, सिवाय इसके कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षारयुग्म बनता है। ठीक है, यानी कि डीएनए की सूचनाएं, कौन सी सूचनाएं बच्चों, जैसे क्या सूचनाएं होती हैं इस पर, आनुवंशिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ए टी 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 टी। ये सूचनाएं कहाँ कॉपी, आरएनए पर। तो ए की जगह आरएनए पर क्या आता है बच्चे, टी आना चाहिए, पर टी यूरेस, टी की जगह यहाँ ए आता है, सी की जगह यहाँ जी, जी की जगह सी, ए की जगह टी, तो टी नहीं आएगा, टी की जगह यूरेस से, और यहाँ पर ए, और ये आप जानते हैं डीएनए के कोड आरएनए पर किस तरीके से कॉपी होते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो अलग से पूछ लीजिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आपको पता है क्योंकि बहुत बेसिक है जेनेटिक। इस पर कॉपी होते हैं आरएनए पर, जिसको हम अनुलेखन कहते हैं। सेम कॉपी होते हैं, बस टी होता है उसकी जगह, जहाँ टी आना था उसकी जगह यू आ जाता है, बस इतना ही चेंज होता है। ठीक है, तो आ रही पूर्ण अनुलेखन इकाई कीजिए और उस पर प्रश्न उत्तर दीजिए। तो ये है अनुलेखन इकाई। ठीक है, यहाँ पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड दे रखे हैं और यहाँ से अनुलेखन शुरू होने वाला है, यहाँ पर अनुलेखन होने वाला है डीएनए का, यानी कि इस पर को इस डालने वाले आरएनए पर। ये वो इमेज है जिसमें ये होने वाला है। तो सबसे पहले इससे रिलेशन देख लेते हैं। तो पहले मुझे क्या है, अनुलेख प्रक्रम में प्रमुख का नाम लिखिए, यानी कि ये जो काम होने वाला है, यानी कि डीएनए के कोड को जाने वाला है, यानी कि जो अनुलेखन होने वाला है उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया बच्चों तो आंसर देना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कुल मिलाकर पूछ रहा है कि अनुलेखन में कौन सा एंजाइम काम करेगा, जो है उसका उत्तर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये है वो एंजाइम जो कि ये काम करने में सबसे बड़ा रोल करने वाला है। में अनुलेखन करने में, अनुलेखन डीएनए की सूचनाओं को यानी इंस्ट्रक्शन को आरएनए पर कॉपी करने में काम करने वाला है। ओके, कभी तो अनुलेखन, ये होती है अनुलेखन इकाई। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी, बस क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं उतना उतना आप समझिए बस। तो अनुलेखन इकाई में डीएनए की कोडिंग रज्जुक तथा टेम्पलेट रज्जुक, अब ये हिंदी के वर्ड मैंने कल भी बताया था, बहुत क्लिष्ट होते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इस इकाई में डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड, रज्जुक मतलब स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड तथा टेम्पलेट स्ट्रैंड को पहचानिए। ओके, यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं बच्चों, तो एक स्ट्रैंड ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। एक स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है ये ऐसी है ना, उसकी डायरेक्शन है 5 डैश से 3 डैश की तरफ।
दूसरा जो स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन है ऐसी, यानी कि 5 डैश से 3 डैश की तरफ, इस तरफ। ओके, डायरेक्शन तो 5 से 3 की तरफ ही है, लेकिन ये इनके मुंह एक दूसरे के विपरीत है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, यानी कि प्रति समानांतर है, यानी कि जिस तरफ एक का 5 सिरा होगा दूसरे का 3 कार्बन सिरा होगा। बस इतना आप समझ गए। तो अनुलेखन इकाई में क्या पहचानना है हमें? कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड को पहचानना है। तो ये है ए तरफ का यानी कि ये वाला है जिसकी दिशा और ऊपर की टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, ओके। क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से उस इमेज को कॉपी कर लिया है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? इसकी दिशा होती है 3 to 5। ठीक है, ये है 3 to 5 की तरफ है जो ए वाला, मतलब दिशा तो इसकी इसी तरफ होगी, लेकिन 3 to 5 जो हम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये आरएनए सिंथेसिस के लिए पढ़ी जाती है। अब देखो इस स्ट्रैंड में क्या होता है बच्चों, हाँ, इस स्ट्रैंड को आरएनए सिंथेसिस के लिए पढ़ा जाता है। और दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड, जिसमें आरएनए सीक्वेंस के समान होती है। अब जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है बच्चों ए वाला, इस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो वो डीएनए बनाएगा, सॉरी आरएनए बनाएगा इससे। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ए स्ट्रैंड है डीएनए का और ये बी स्ट्रैंड है डीएनए का। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और वो बनाएगा आरएनए। इसको यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दिख रहा है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और वो जो यहाँ पर एक नई चेन बनेगी इस स्ट्रैंड से जुड़कर, वो होगी आरएनए की। तो अभी हमने क्या करना था? कोडिंग और नॉन कोडिंग को पहचानना था। वो हमने पहचान लिया कि ए वाला कोडिंग है, क्योंकि ये 3 से 5 में इस तरफ हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और जो प्रॉपर 5 से 3 दिखाई दे रहा है उसको हमने कोडिंग स्टैंड कहा है। क्यों कहा है वो अभी मैं सी पोर्शन में बताता हूँ आपको। तो चित्र में सी और डी को पहचानिए और अनुलेखन प्रक्रम में उनकी सार्थकता का उल्लेख कीजिए। तो ये है डायग्राम, और इसमें ये सी है और ये डी है। तो ये डब्बे सी और डी क्या है ये पहचानना है मैंने। तो सी है, यहाँ पर फिर से बनाया है इसे, ये है सी। तो सी को कहते हैं प्रमोटर। ये जो सी है यानी कि रेड कलर का बॉक्स जो यहाँ पर बना है इसको कहते हैं प्रमोटर। और यह डीएनए का वो क्षेत्र है जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अभी बताया था मैंने, आरएनए पॉलीमरेज का काम होगा डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए को बनाना। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है इस तरह। यानी कि इस स्ट्रैंड को पढ़ा जाता है धीरे धीरे धीरे, और फिर क्या बनता जाता है? क्या बनता जाता है बच्चों? आरएनए की लड़ी बनती जाती है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है प्रमोटर से। तो ये सी वाला पोर्शन क्या है? प्रमोटर का। ठीक है, डी वाला क्या है? डी वाला है टर्मिनेटर, यहाँ पर लिखा भी है, ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि यहाँ पर डीएनए अनुक्रम का टर्मिनेशन यानी कि समापन हो जाता है। सरल भाषा में समझिए, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ये वाला स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट की तरह काम करेगा जो, जिस पर क्या होगा, माना ये स्ट्रैंड है, इस पर कोड है ए टी जी सी। ठीक है, अब यहाँ पर से शुरू होना है, इन कोड को छपना है किस पर? आरएनए पर। तो ये बन गया हमारा, यहाँ से बनना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। किस दिशा में बन रहा है? 3 से 5 दिशा में।
3 से 5 दिशा में बनेगा। ये वाला स्टैंड किस दिशा में? 3 से 5 दिशा में, 3 और 5। तो ये वाला स्टैंड इसका उल्टा बनेगा, ठीक इसकी तरह, इस वाले स्टैंड की तरह। तो यहाँ पर 5 सिरा होगा और इधर 3 सिरा होगा। लेकिन ये किसका स्टैंड है? आरएनए का। तो ए की जगह क्या आएगा? टी। पर टी तो आएगा नहीं, इस पर टी की जगह यू आ जाएगा। यहाँ टी है तो टी की जगह यहाँ पर ए आ जाएगा, जी की जगह सी आ जाएगा, और सी की जगह जी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है, वो सांचा होता है जिस पर आरएनए बनता है। और कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके कोड और आरएनए के कोड सेम होते हैं। बच्चों, जो ये कोड होंगे ना इस आरएनए के, ये जो आरएनए बना है, ये सेम किसकी कॉपी होगा? इस नीचे वाले की। भाई, ये जो खांचा था, इस खांचे में ये दोनों फिट थे। अब यहाँ पर एक नया बना जो इससे फिट हो गया। तो यानी कि ये बिल्कुल इसकी तरह था, तभी तो इस पर फिट हो पाया। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया और ये क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? पहचानिए। तो हमने पहचान लिया कि ये था, सी क्या है? टर्मिनेटर, और डी क्या है? प्रमोटर। और उनका काम क्या है? सी से अनुलेखन शुरू होता है और डी पर अनुलेखन समाप्त होता है, सरल शब्दों में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। तो ए अथवा बी में से किसी एक को करना है, पर हम ए और बी दोनों को तो एक जो यानी कि गुरु बीजाणु के प्रक्रम को समझाइए। गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझाना है हमें कि कैसे ये पूरा प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, ये होता है इसके अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर होता है न्यूसिलस। न्यूसिलस की कोई भी एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका बन जाती है में, क्या बन जाती है? फिर से बना देता हूँ फटाफट। ये स्त्री केसर है ना? यानी कि स्टाइल है। इसके अंदर बीजांड होता है, यानी कि ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर एक न्यूसिलस होता है, और न्यूसिलस के अंदर की कोई भी कोशिका क्या बना देती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। जब ये है वो मेगास्पोर मदर सेल। तो इसके आगे का काम कैसे होता है देखिए, उसी चीज को हमने समझना है कि मेगास्पोर मदर सेल से ये गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का बनना। फीमेल गैमेटोफाइट वो चीज है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, और उसके अंदर फीमेल गैमेट का बनना। किसके अंदर? इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, मेगा मदर सेल है बच्चों ये। इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 मेगास्पोर बन जाते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, जिनमें से बच्चों 3 नष्ट हो जाते हैं। ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया। एक बच गया, ये देखो, 3 नष्ट हो गए, एक बच गया। अब इसका ग्रोथ नरिश्ड, अब ये इसका साइज बढ़ गया। देखो, इतना था यहाँ पर छोटा था, ये देखो इसका साइज बढ़ गया। जो एक बचा था उसका, जब वो इकलौता बचा तो उसने अपना खूब साइज बढ़ा लिया। किसने? मेगा स्पोर ने। अब ये जो मेगा स्पोर बढ़ गया था आकार में, इसमें इसके केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में माइटोसिस होना शुरू होती है। वो भी 3 बार, फर्स्ट बार, सेकेंड बार और थर्ड बार। तो इसके केंद्रक में जब फर्स्ट माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा माइटोसिस होता है, तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक, और इस केंद्रक से भी 2 केंद्रक, यानी दो से टोटल 4 बन जाते हैं। फिर एक थर्ड माइटोसिस होता है, तो 1 से 2 बने थे, 2 से 4 बने, और 4 से कितने बन जाएंगे बच्चों? 8। 8 में से 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ चले जाते हैं। 3 और 3 6, और 2 बीच में। 3 और 3 6, और 2 8। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 केंद्र, 3 केंद्र और बीच में 2, टोटल 8 निकले।
जो 3 ऊपर चले जाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ। जो 2 बीच में रह जाते हैं, उनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 नीचे चले जाते हैं बच्चों, उनमें से जो बीच वाली होती है, वो बना देती है एग सेल, यानी कि फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। और जो किनारे हैं 2, उनको कहते हैं सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएँ, यानी कि जो एग सेल के दोनों तरफ लगी होती है। समझ गए बच्चों? और ये संरचना जो बन गई है, किससे बनी ये संरचना? एक जो मेगास्पोर बना था ना, बचा था सॉरी, उससे बन गया ये। अब इसको मेगास्पोर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है, इसके अंदर कोशिकाएँ सेट हो चुकी हैं, तो अब इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। ये देखो, ये फाइनल चित्र है इसका। इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके जिसके अंदर क्या बन चुका है, ये बीच वाला। यहाँ पर देखो बच्चों, ये बीच वाला, इसके अंदर फीमेल गैमीट बन चुका है। यहाँ पर इस कलर से शायद आपको दिखाई दे, ये बन चुका है इसके अंदर बीच में फीमेल गैमीट। तो इस प्रकार इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ गए। अब उसमें जो अभी हमने उन्होंने पूछा है आवर्त जी के एक परिपक्व भ्रूणकोश के एम्ब्रियो साइट, इसका चित्र पूछा है बच्चों। ये जो लास्ट में बन गया था ना, इसका चित्र बनाकर किन्हीं 4 संरचनाओं का नाम लिखिए। तो हम ये इसका प्रॉपर डायग्राम है बच्चों, ये तो आपने बिल्कुल रहा अब तक तो। ये पहले चैप्टर की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मेगास्पोर होता है जिसके अंदर की कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। इधर 3 कोशिकाएं हैं, 1 2 3। इनको कहते हैं एंटीबॉडल्स, यानी कि प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। बीच में जो केंद्रक हैं, जो न्यूक्लियस, उनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। फिर बीचों बीच निचले भाग में जो कोशिका है, उसे कहते हैं एग सेल, यानी कि मादा युग्मक या फीमेल गैमिट। और उसकी दो दो बड़ी बड़ी कोशिकाएं उसके दोनों तरफ हैं, उनको कहते हैं सिनर्जिड या फिर सहायक कोशिकाएं। और ये चित्र ही हमको बनाना है। आपसे 4 नाम पूछे, आप एक एक दो तीन चार पांच कई नाम याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। मादा प्राइमेट्स जो होती हैं बच्चों, यानी कि जो मादा स्तनधारी होते हैं, उन उनमें जो जनन चक्र होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी कि जो डेट्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो आर्तव चक्र की शुरुआत यौनारंभ से, यानी कि प्यूबर्टी से होती है। इसमें ये उसने बेसिक आइडिया बता दिया हमें, किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 प्रावस्थाओं के नाम लिखिए। यानी कि जो पूरा साइकिल चलता है फीमेल में, पूरा 28 दिन का, उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। तो उसकी पहली अवस्था होती है आर्तव अवस्था, यानी जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले की अवस्था, जिसको फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है। तीसरी अवस्था होती है ओव्यूलेशन फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था, जिसमें कि ओव्यूल निकलता है ओवरी से। और लास्ट अवस्था होती है ल्यूटियल फेज, यानी कि सिक्रेटरी अवस्था, जिसमें कि हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये आपने याद कर ली होंगी। इनको अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो हम किसी अगले सेशन में कवर करेंगे। तो अवस्थाओं के नाम पूछा है, तो हम क्वेश्चन का कि अर्तव चक्र की साइकिल में जो ऋतुस्राव होता है, ब्लीडिंग, वो कितने दिनों तक होता है? तो शुरुआती 3 से 5 दिन में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और साइकिल कितना होता है? पूरा 28 दिन का। ब्लीडिंग 3 से 5 दिन ही उसमें होती है, यानी कि ऋतुस्राव। तीसरा पोर्शन है कि आर्तव चक्र में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन अपने उच्चतम स्तर को क्रमशः कब और क्यों प्राप्त करते हैं? तो आर्तव चक्र में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों ही फीमेल फीमेल हार्मोन है, वो कब बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं? पूरे 28 दिन में। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन को देख लीजिए बच्चों। ये ओव्यूलेशन के ठीक पहले, यानी कि फॉलिकुलर अवस्था के अंत में 12 से 14 दिन के आसपास ये पीक पर होता है। कौन? एस्ट्रोजन। यानी कि ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से ओव्यूल ओवम निकलने के ठीक पहले, रिलीज होने से ठीक पहले ये क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है। कुल मिलाकर जब एस्ट्रोजन हाई होता है, तभी ओवरी से ओवम निकलता है, अंडाणु निकलता है।
ठीक है? और कब और क्यों करते हैं और क्यों होता है ये? इसका पीक क्यों आता है? अधिक मात्रा क्यों होती है? क्योंकि जब फॉलिकल बढ़ते हैं, जो अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के, वो जब बढ़ते हैं तो उनके साथ-साथ फॉलिकल क्या होते हैं बच्चे जानते हो ना, जिसके अंदर क्या बनता है, ओवम या अंडाणु बनता है, उनको कहते हैं फॉलिकल। तो इन फॉलिकल का साइज जैसे-जैसे बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का भी स्राव करते रहते हैं, जिससे एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है। ठीक है? अब दूसरा हार्मोन पूछा था हमसे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कब कब सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? अंडोत्सर्ग के बाद। एस्ट्रोजन तो ओव्यूलेशन सबसे ज़्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरोन यानी कि ओव्यूलेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? यानी कि इससे 23वें दिन के बट क्योंकि वो जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो जो थैली फटती है ग्राफियन फॉलिकल की, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यानी कि ये थैली है, ग्राफियन फॉलिकल तो नहीं थैली होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोटीन का दो कब क्यों बढ़ते हैं समझ का होता है और मतलब मतलब जब अमोनिया उन पर पहुँच जाए। तो जब ओव्यूलेशन के ठीक पहले ये काम यानी जब अंडाणु निकलता है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो सर आवाज़ में डिस्टर्ब है क्या? हेलो? भी नहीं दिख रही। सॉरी बच्चों कुछ यस कुछ सर। हेलो दो कुछ हेलो सर